Good morning, dear students. Today we'll be doing the third chapter, Human Reproduction. In today's lecture, we'll be talking about the process of fertilization and implantation. In the previous lecture, we read about the menstrual cycle, and during the mid of the menstrual cycle, it means around the 14th day of menstrual cycle, the process of ovulation takes place, and during the process of ovulation, the ovum in the form of secondary oocyte released, and this secondary oocyte take part in the process of fertilization. So usually the process of fertilization takes place in the mid of the menstrual cycle, which is around 14 to 16 days. As we know that fertilization is the process of fusion of two gametes in which one gamete is male and another gamete is female. The male gamete in animals is known as sperm, while the female gamete is known as ovum or egg. In humans, the male and female gamete or the sperm and ovum fuse together within the fallopian tube. During this process, when the male gamete or sperm is fused with the ovum or egg, a diploid zygote is resulted. Let us check it more deeply. What happens during this particular process of fertilization and what is implantation? This is a rough diagram. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इसका एक आपको और इससे अच्छा डायग्राम दिख जाएगा. मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बनाया है. So this one is, let us suppose, the female genital tract. It starts with a vagina. Vagina opens into the cervix, और सर्विक्स से अगर आप ऊपर को जाएंगे तो ये जो हो जाएगी, ये यूट्रस वाला हिस्सा आ जाएगा, यूटरीन कैविटी आ जाएगी, और इसी यूट्रीन कैविटी से जुड़ी रहेगी एक ट्यूब, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर is known as fallopian tube. As we know that there is two ovary जो होती हैं वो पेयर में होती हैं, एक ओवरी इस तरफ है तो एक ओवरी इस तरफ भी होगी, तो इसी ओवरी से जुड़ी हुई फैलोपियन ट्यूब होगी, और ये फैलोपियन ट्यूब इस ओवरी को एक तरीके से हम समझें तो यूट्रस से, ये वाला हिस्सा यूट्रस आ गया, यूट्रस से जोड़ने का काम भी करती है. सो इट इज the connecting link between ovary and the uterus. A narrow tube is there. The process of fertilization, the process of fusion of sperm and ovum or secondary oocyte takes place in this fallopian tube only. इसी fallopian tube में आपको ये process of fertilization दिखेगी. So questions मल्टीपल लेयर्स में आते हैं. एक क्वेश्चन अगर आता है, सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस रीजन में होती है, किस पार्ट में होती है, तो वो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब. अब फैलोपियन ट्यूब के भी किस रीजन में होती है, इस पे हम आगे बात करते हैं. फिर से जरा इस प्रोसेस को समझें. ड्यूरिंग कोइटस और ड्यूरिंग द सेक्स, as we know that
जो मेल इंडिविजुअल है वो ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग कोइटस बहुत सारा उससे सेमन जो है निकलता है, और इस सेमन्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. ये मिलियंस ऑफ स्पर्म थ्रू द वेजिना, देन सर्विक्स एंड देन यूट्रस ये ट्रैवल करते हैं. स्पर्म का काम है उस सेमन में ट्रैवल करना. इस बारे में हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं. ट्रैवल करते हैं सेमन में. सेमन में हमने कहा था कई तरीके की चीज़ें होती हैं. फ्रक्टोज शुगर होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं. सो व्हाट हैपन्स, स्पर्म्स इस सेमन के थ्रू वेजिना के अंदर सर्विक्स से होते हुए, यूट्रीन कैविटी से होते हुए फाइनली मूव करते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में. फाइनली कहाँ रीच करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसके बहुत सारे रीजन हैं. इट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन्स. द नेम ऑफ द रीजन्स इंक्लूड isthmus, and then ampulla, then infundibulum, and finally fimbriae. So if this one is the fallopian tube and this one is the ovary and this one is the uterus or uterine cavities. So this structure जहां से ये शुरू हुई एक नैरो स्ट्रक्चर है, this structure is known as isthmus. isthmus जहां पे खत्म होता है वहां पे एक छोटा सा एक समवट लार्जर रीजन प्रेजेंट होता है. समवट ये जो ट्यूब है ये थोड़ी नैरो ट्यूब है, ये थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली ब्रॉडर है. और इस रीजन को हम नाम दे देते हैं isthmus. जहां पे खत्म होता है एम्पुला. एम्पुला के बाद इनफंडिबुलम, और फाइनली आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा. ये जो हिस्से हैं इन्हें हम नाम देते हैं फिम्ब्री, और फिम्ब्री के ठीक बाद जो आपको क्या दिख जाएगी? ओवरी दिख जाएगी. सो व्हाट हैपन्स, द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीचेस द fallopian tube, and finally reaches the isthmus region of fallopian tube. ये fallopian tube के isthmus region में sperm जो है मोटिलिटी करते हुए पहुंच जाते हैं. और कितने sperms हैं? मिलियंस ऑफ sperm. इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा, स्पर्म्स तो मिलियन ही होते हैं. मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली 1 स्पर्म इज रिक्वायर्ड. क्योंकि एक ओवम के साथ केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है, नेवर बी मोर देन 1. तो इसलिए ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं ये रेस करते हैं, और इसमें जो सबसे पहला स्पर्म रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा ओवम तक, केवल वही फर्टिलाइज कर पाएगा. है ना? आपने 3 इडियट्स मूवी में भी आपने देखा होगा, वायरस कुछ बता रहा होता है इस बारे में, है ना? एनीवेज, वापस हम देखते हैं क्या हुआ. तो मिलियंस ऑफ स्पर्म गए फैलोपियन ट्यूब में और आगे को चलने लगे. दूसरी तरफ इस ओवरी में क्या प्रोसीजर हो रहा है? इस ओवरी के अंदर ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं. ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल सेल्स बनती हैं. तो ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये रफ स्ट्रक्चर, ये फॉलिकल सेल्स की हैं. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल. और जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है तो ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल डैमेज हो जाती है. आप लोगों को पहले बताया था इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ओव्यूलेशन. और जब ये डैमेज होती है तो इससे सेकेंडरी oocyte जो है बाहर निकल जाता है. और ये सेकेंडरी oocyte इस फिम्ब्री से होते हुए, इनफंडिबुलम से होते हुए फाइनली ट्रैवल करता हुआ, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में था, ये पहुंच जाता है इन द एम्पुलरी रीजन. तो एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ये भी है कि सेकेंडरी oocyte फिम्ब्री, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में
कहाँ पे रहता है? देखो बनता तो है ओवरी में, जब ओव्यूलेशन के टाइम यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड 14th डे पे जब ये रिलीज हो जाता है, तो रिलीज होके ये वेट करता है फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए वेट करेगा इनटू द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन। तो ये वेटिंग रीजन है, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है ये हमेशा निकलेगा ओवरी से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसकी लाइफ है अराउंड 24 to 48 आवर्स। कितनी लाइफ है इसकी? 24 to 48 आवर्स ओनली। और इस 24 से 48 आवर्स तक ये यहीं पर रहेगा एम्पुला रीजन में, एम्पुलरी रीजन में। और अगर इस टाइम तक कोई स्पर्म आ जाए तो इसके साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और अगर स्पर्म यहाँ नहीं पहुंच पाया तो ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना? स्पर्म की लाइफ जो है वो अराउंड 5 to 6 डे हो सकती है इसके अंदर। एनीवेज, तो क्या हुआ देखिए, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल, टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स, देन ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल डैमेज हुई, ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिम्बरी से होते होते ये पहुंच गया एम्पुला रीजन में। और एम्पुला रीजन में अब वेट करेगा, किसका वेट करेगा? स्पर्म का। एक ओर से स्पर्म आ रहे हैं, एक ओर से सेकेंडरी oocyte। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ओवम का फॉर्मेशन आफ्टर मियोसिस सेकंड होता है, और सेकेंडरी oocyte जो है ये मेटाफेज सेकंड की स्टेज पे ही रहता है ना? मियोसिस सेकंड की मेटाफेज में ही ये स्टॉप रहता है। इसके आगे का फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसे स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो नाउ इसी स्ट्रक्चर को जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर था। देखिए ये सेकेंडरी oocyte है, सेम स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte। ये विद इन द एम्पुलरी रीजन, ये एम्पुलरी रीजन में सेकेंडरी oocyte है, ये वाला ही स्ट्रक्चर है। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आपको एक वॉल दिख रही है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। इस वॉल को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो ये सेकेंडरी, जब यहाँ हमने प्रोसीजर बताया था, जब इसका फॉर्मेशन होता है फॉलिकुलर सेल्स का, तो इसको चारों ओर से, ये प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte जो बन गया है, प्राइमरी oocyte से था पहले, इसके चारों ओर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स पाई जाती है। तो सम ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स भी इसके साथ यहाँ चले जाती हैं, ट्रेवल कर जाती हैं। कुछ तो यहीं रह जाएंगी जब ये टूटेगा, ओव्यूलेशन होगा, कुछ इसके साथ ही चले जाएंगी। और ये एक रेडिएटिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया है कोरोना रेडिएटा। ठीक है? कहाँ से बने थे कोरोना रेडिएटा? ग्रेनुलोसा सेल्स से। अब ये कहाँ पे है? एम्पुला में। नाउ द स्पर्म ट्रेवल्स, स्पर्म भी ट्रेवल करते हुए आया इस्थमस से। और स्पर्म में हम जानते हैं देयर इज एन हेड रीजन, मिडिल पीस और टेल रीजन। और हेड के ठीक ऊपर, न्यूक्लियस के ठीक ऊपर, यहाँ पे एक रीजन पाया जाता है, जिस रीजन को हम नाम दे देते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये लाइटिक एंजाइम आसानी से इस जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक कर देते हैं। सो क्या होता है, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा, ये एक्रोसोम ब्लास्ट करेगा, इसके एंजाइम जाएंगे और ये इस मेम्ब्रेन को ब्लास्ट कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और इसकी मदद से इसका न्यूक्लियस जो है, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है, वो यहाँ एंटर कर जाएगा। So the reason in which this process is called fertilization, the region in which the process of fertilization takes place is usually the ampullary region, or we can say, अगर अब देखिए इस पे ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका रीजन है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये एम्पुला जहाँ पे खत्म हुआ और इस्थमस जहाँ पे खत्म हुआ, ये जंक्शन। जैसे ही मेल स्पर्म यहाँ पे आएगा, ये एग ओवम भी यहाँ से आगे निकलेगा और इस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन होता है।
So the real point of fertilization is ampullary isthmus junction. ऑप्शन में देख लीजिए, कभी भी अगर एम्पुलरी isthmus जंक्शन है ऑप्शन में, तो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज एम्पुलरी isthmus जंक्शन. बट इफ इन द ऑप्शंस, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, एम्पुलरी isthmus जंक्शन नहीं है, देन द आंसर इज एम्पुला. समझ रहे हैं मेरी बात? अगर एम्पुलरी isthmus जंक्शन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? एम्पुला होगा. isthmus में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा. इन isthmus द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक पार्ट. isthmus में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, किसमें होगा? एम्पुला में या एम्पुलरी isthmus जंक्शन. अच्छा, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस में मेल गैमीट या स्पर्म और ओवम के बीच में नहीं होता, बल्कि स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के बीच होता है ना? स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के बीच. ओवम अभी बना ही नहीं है, ओवम तो इसके बाद बनेगा. क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है. देखिए जरा, अगर ये एक स्पर्म है और यहाँ ये ओवम है, सॉरी सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte के पास क्या नहीं है? याद है? सेंट्रियोल नहीं है. सेंट्रियोल प्रेजेंट है इसमें, तो ये अपना न्यूक्लियस और सेंट्रियोल को यहाँ प्लेस कर देता है. और इसके पास, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है. तो देखिए, स्पर्म के पास न्यूक्लियस भी है, सेंट्रोमियर भी है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम है. जबकि अगर आप ओवम की बात करेंगे, उसके पास साइटोप्लाज्म खूब है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन उसके पास सेंट्रियोल नहीं है. तो स्पर्म का सेंट्रियोल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा फर्दर डिवीजन में, और जब स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का, तो जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी. और जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तो एक ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी. ओके ना? होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा. सो ना अब क्या हुआ? इतनी बात तो समझ में आई गई आपको. स्पर्म ट्रेवल किए मिलियंस, केवल एक. जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पेनिट्रेट करता है, ये जोना पेल्यूसिडा, फर्स्ट स्पर्म जैसे ही यहाँ पेनिट्रेट करेगा, ये जोना पेल्यूसिडा एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे इसके बाद जितने भी स्पर्म यहाँ तक ट्रेवल कर जाएं, उनकी फर्दर इसके अंदर एंट्री नहीं होगी. इस वजह से जो पहला स्पर्म है, केवल वही फर्टिलाइज कर पाएगा, इसके अलावा कोई और स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे. नाउ ओके जी, तो फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक, फर्टिलाइजेशन किस स्टेज में हुआ था? सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ. अब ये किस पे रुकी हुई थी? सेकेंडरी oocyte अभी स्टॉप था मियोसिस सेकंड में, मेटाफेज में. जैसे ही यहाँ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल आ जाएगा स्पर्म से, तो ये फर्दर डिवाइड करेगा और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी. मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही आपको दो चीज़ें मिलेंगी. एक तो मिलेगा ओवम, अब ये ओवम भी फर्टिलाइज्ड ओवम है, और दूसरा मिलेगा सेकंड पोलर बॉडी. सेकंड पोलर बॉडी का कोई वर्क नहीं, बहुत ही स्मॉलर सेल है, बेसिकली देयर इज नो वर्क. अब मेन वर्क किसका है? ओवम का. ये ओवम अब फर्दर डिवीजन करेगा. आगे की प्रोसेस हो गई भाई, फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया, अब इम्प्लेनेशन शुरू हो रहा है, सॉरी इम्प्लेंटेशन शुरू हो रहा है. और इसके लिए क्या होगा भाई? ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के अराउंड 12 to 24 आवर्स के बाद, 12 से 24 घंटे के बाद, इस ओवम में, इस फर्टिलाइज्ड ओवम, और इस फर्टिलाइज्ड ओवम को ही हम नाम दे रहे हैं जाइगोट. अब ये ओवम से क्या बन गया है भाई? जाइगोट बन गया है. ये डिप्लॉइड हो गया है. ये फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट जो है, इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है
14 टू 24 आवर्स। और इसी पाथ पे देखिए, अब ये अभी कहाँ पे है, ये है एम्पुला पे, फेलोपियन ट्यूब पे। अब ये वापसी करता है, अब स्पर्म्स का हमारे लिए कोई वर्क नहीं, अब ये स्पर्म जो है ये सब बेकार हो गए, क्योंकि एक ने फ्यूजन कर दिया, बाकी स्पर्म्स का कोई लेना देना नहीं। अब ये जो है यहाँ पे था एम्पुला रीजन में, अब ये ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स इस्थमस, 12 से 24 घंटे में 2 सेल स्टेज में आ जाएगा। एक सेल थी, डिवीजन हुआ 2 सेल, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, तीसरे दिन में ये 16 सेल, देखिए पहले पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, हर बार डबल होते रहेंगे जैसे ही डिवीजन होगा, 2, 4, 8 और 16 सेल। जब ये 16 सेल स्टेज में आ जाता है तो 8 to 16 सेल स्टेज को, 8 सेल या 16 सेल स्टेज को हम बोल देते हैं मोरूला। क्या बोल देते हैं, मोरूला। ये मोरूला नाम पड़ा है एक फ्रूट से, एक प्लांट के फ्रूट से। उस प्लांट का नाम है मोरस अल्बा, जिसे हम बोलते हैं मलबरी या सहतूत। तो उसका फ्रूट और ये एक ही जैसे होते हैं इस दिखने में, क्योंकि छोटे छोटे, आपने मलबरी देखी होगी तो उसमें छोटे छोटे ऐसा लगता है छोटे छोटे फ्रूट से मिलके बनी है, या हिसालू आपने, रूबस आपने देखा हो तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर ये भी होता है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। तो 3 डेज में ये मोरूला बन जाता है। ये आगे फर्दर चलते रहेगा, ये वापस जा रहे हैं उसी रास्ते को, और फाइनली पहुंच जाएंगे इस यूट्रस में। और ड्यूरिंग द 5th to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 5 से 7 दिन बाद, ये यहाँ यूट्रीन कैविटी में, यूट्रस की कैविटी जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम में, ये जो मोरूला के बाद ये फर्दर स्टेज में जब आएगा, यही फर्टिलाइज जाइगोट जो है, ये जब फर्दर मल्टीपल स्टेज में ब्लेस्टुला की फेज में, ये फाइनली या मोरूला के फेज में ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाएगा, ताकि इस एंडोमेट्रियम से इसे फर्दर नरिशमेंट जो है वो मिलता चला जाए। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इसके साथ जुड़ जाना, एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाना, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इम्प्लांटेशन।